नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का जो आपका सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। 2 क्लासेज हम इस अध्याय की कर चुके हैं और अगर आप बीच में से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ से पहले अध्याय जो 1 हमने शुरू किया हुआ है उसकी दोनों क्लासेस लीजिए आप, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। तो चलिए आज का जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि लास्ट में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे वाटर टावर तक, और कई बच्चों का ये दिक्कत थी कि वाटर टावर क्या होता है अभी। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा था कि ह्यूमन जो पॉल्यूशन कर रहा है इसके कारण क्या है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे पूरे अर्थ का पूरे इन्वायरमेंट का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके कारण क्या है, जो ग्लेशियर हैं आपके हिमालय पर्वत पे जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है। और एक चीज होती है प्रेसिपिटेशन भी। क्या होती है प्रेसिपिटेशन? वो होता है बर्फ का जमना, कि जिस रेट से जितनी बर्फ जम रही है ना उससे ज्यादा बर्फ पिघल रही है। तो इसके कारण क्या कहा गया था कि पानी की जो आपके प्लेन एरिया है उसमें पानी की कमी हो जाएगी, और इसी को नाम दिया गया था, जो हिमालय पर्वत है ना, जो बर्फ जमी हुई जो ग्लेशियर है उसको नाम दिया गया था वाटर टावर भी। कई बार जीके में क्वेश्चन आता है कि एशिया का वाटर टावर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा हिमालय पर्वत। क्लियर हुआ आपका वाटर टावर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Traditionally, communities had a system of regulating, refraining from fishing during the spawning season to enable the maintenance of the fish population। इसमें कहा गया है कि अगर हम पारंपरिक रूप से पुराने तरीकों पे जाएं, जो मछली पकड़ने का सिस्टम होता था ना, जो व्यवस्था थी, तो एक सीजन ऐसा आता था कि जिसमें मछलियां अंडे देती हैं भी। तो उसमें क्या थे कि जो मछुआरे थे वो मछलियां पकड़ना बंद कर देते थे, ताकि अगर उस सीजन में मछलियां पकड़ेंगे तो मछलियां अंडे कहां से देंगी, और अंडे नहीं देंगी तो नई मछलियां कहां से आएंगी, मछलियां समाप्त हो जाएंगी। ये था पुराना तरीका, पारंपरिक तरीका, जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। अभी क्लियर यहां तक समझ में आई? However, the commercialization of fishing resulted in overfishing भी। लेकिन जब इसका व्यापारीकरण हो गया, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे व्यापार बना लिया मछलियों को, पहले तो क्या था खाने के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन उसका बिजनेस हो गया मत्स्य उत्पादन। तो क्या हुआ उसके कारण कि जो आपका ओवर फिशिंग हो गया अभी, मतलब बहुत ज्यादा मछली पकड़नी स्टार्ट हो गई। इन द केस ऑफ ए टाइप ऑफ ए फिश कॉल्ड ट्यूना, तो हम एक स्पेसिफिक मछली का प्रकार दिया गया है ट्यूना। क्या दिया गया है? ट्यूना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा स्कोर लार्ज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये ट्यूना जो मछली है, द रेपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन, तो इसके कारण क्या हुआ कि जिस प्रकार से मछलियों को पकड़ा जा रहा है ना, तो ये जो ट्यूना है मछली, तो इसमें बहुत ज्यादा कमी आई है अभी। रैपिड बहुत तेजी से बड़े लार्ज स्केल पे डिक्लाइन हुआ है इन देयर पॉपुलेशन, लीड टू सम एग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। तो जब ये कम हो गई तो क्या कुछ नियम बनाने पड़े कि मछलियों का पकड़ने में, फिशिंग से रिलेटेड पूरे, मतलब जो समुद्री, मान लीजिए सभी देश मान लीजिए, चाहे एक कंट्री मान लीजिए, तो उसमें क्या उन्होंने कुछ नियम बनाने पड़े कि अगर इसी प्रकार से अगर मछलियां पकड़ते रहे तो ये जो ट्यूना मछली है ना ये तो खत्म ही हो जाएगी। आई बात समझ? नेवरदलेस दिस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ओशियन इकोसिस्टम इज बैलेंस बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिशेज श्रिम्प्स। तो इसने कहा कि ये जो मछली ना, ट्यूना मछली का जिक्र क्यों किया, कि इसके बारे में लोग चिंतित क्यों थे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मछली है जो क्या करती है, जो समुद्र का इकोसिस्टम है उसको बैलेंस बनाए रखती है। कैसे? छोटी छोटी मछलियों को खा के। अगर ये मछली कम हो जाएगी, छोटी छोटी मछलियों को ये नहीं खाएगी, तो समुद्र में बहुत ज्यादा मछलियां हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा मछलियां हो गई तो जो बाकी पेड़ पौधे वनस्पति वो उनको नुकसान पहुंचाएगी, तो समुद्र का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा। इज ऑन ए डिक्लाइन, इसने कहा कि इस मछली में क्या धीरे धीरे कमी आ रही है अभी। ये चीज आपको समझ में आई? कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि
ट्यूना एक किस जीव की प्रजाति, तो आपको बताना चाहिए मछली की प्रजाति है। और कौन सी मछली इकोसिस्टम को बना के रखती है, तो आप बता देंगे कि ट्यूना फिश है भी। न्यू एनसीईआरटी में तो आपको ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे भी। तो क्या आप और कोई पुरानी चीजें, मतलब कोई पुराना रीति रिवाज है, पुरानी कोई है जिसके अनुसार आप समझते हैं कि जिससे इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है, तो आप खुद से देखिए क्या कोई चीज हम पे पाबंदी लगाती कि इस चीज को नहीं खाना है, इस चीज को नहीं काटना है। क्या कोई ऐसी चीजें हैं आपके आसपास? आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपके दिमाग में आ जाएंगी। वी नीड इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें क्या है? इंडस्ट्री की जरूरत है भी, उद्योग की जरूरत है भी। क्या है? हमें उद्योग की जरूरत है। क्या करने के लिए? चीजें, गुड्स होता है वस्तुएं बनाने के लिए। कौन सी वस्तुएं बनाने के लिए? जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, जो हमने माइक लगा रखा है, जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, जो कैमरे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, जो चीजें हम सारी प्रयोग करते हैं, तो इनको बनाने के लिए हमें उद्योग की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आती है आपको? द प्रोसेस आल्सो क्रिएट वेट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। अब ये जो चीजें बन रही है ना, जो ये चीजें हम बना रहे हैं, तो ये तो नहीं अकेली चीजें बन जाएंगी। आप कोई भी चीज बना लेना, आप सिंपल सी आप घर पे सब्जी बनाना, तो उसमें भी क्या वेस्ट मटेरियल आप निकलेंगे, जैसे सब्जी के छिलके निकल गए और कुछ हो गया, तो ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो सारी चीजें हम बना रहे हैं, जब हम बनाते हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। और इसने कहा कि ये जो वेस्ट मटेरियल ना हम किस में डाल देते हैं? रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज, समुंदर है आपका, झील है या कोई तालाब, उसमें डाल देते हैं। ऑफन दीज वेस्ट कैन नॉट डिके टू बिकेम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म भी। तो उसने कहा कि आमतौर पर क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे जो जीव जंतु है वो उसको खा लेते हैं, जैसे सब्जी के छिलके हुए आपके, तो दूसरी जो आपकी जैसे बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस है, उन छिलकों को खा लेती है। लेकिन जो चीजें हम बना रहे हैं उसमें जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं वो किसी दूसरे जीव के भोजन में नहीं बदलते भी। कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ द सम लाइफ, मतलब वो किसी और जीव के भोजन में नहीं बदलते। Instead, it leads to a disturbance in nature cycle of restoration and regeneration भी। लेकिन ये करते क्या फिर? अगर किसी के भोजन में नहीं बदलते तो इनसे क्या होता है कि ये क्या करते हैं? डिस्टरबेंस करते हैं भी। क्या करते हैं? डिस्टरबेंस मतलब रुकावट करते हैं। किसमें? जो नेचर का जो साइकिल है ना, रिस्टोरेशन का और रिजनरेशन का, आप पढ़ चुके। रिस्टोरेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पार्ट 1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती चले। और रोज का एक क्लास ही लगाइए, ज्यादा क्लास लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी, पिछली चीजें भूल जाएंगे। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। 6 क्लास के बच्चे हैं तो आराम से लेसन को पढ़िए, दिमाग में लेसन को बिठा लीजिए। जब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे तब आपको देखना बहुत ज्यादा फायदा होगा इस अध्याय को पढ़ने का। लीडिंग टू ए सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। और तो इसने कहा कि ये क्या करते हैं? किसी जीव का भोजन नहीं बनते। हम इसने नदियों में बहा दिया, इसको न मछली खाती, न और कोई जीव खाता, न ये गलता सड़ता है। तो ये जो नेचर का जो सिस्टम था रीजनरेशन और रिस्टोरेशन का, उसको रोक देते हैं। और क्या करते हैं? जिस भी आपने पानी के स्रोत में डाला उसको ये गंदा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं और जहरीला कर देते हैं। और वे किसी काम के नहीं रहता उनका पानी, अगर न कोई उसको बाहरी जीव पी सकता है और न उसके जो अंदर जीव रहते हैं वो भी क्या है? खत्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे। आपको आई बात समझ में कि वेस्टेज पानी में बहाने का कितना नुकसान है? क्लियर हुई बेटा बात? यहां से समझ में आ रहा आपको? आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शंस यूर सराउंडिंग दैट रिजल्ट इन। जो आपका ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन की मतलब आसपास देखिए चारों तरफ आपके, कि कोई ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा कार्य है जिसमें नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रिस्टोर एंड रीजनरेट, कि जो नेचर है वो अपनी क्या कर रहा है?
जो एबिलिटी है रिस्टोर करने और रीजनरेट करने की, उसको खो रहा है अभी। What type of interventions can be undertaken to restore nature cycle? तो हम किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं। इंटरवेंशन होता है उपाय, कि हम किस प्रकार के इंटरवेंशन करें कि नेचर का जो साइकिल है ये चलता रहे, मतलब कि नेचर जो कोई भी प्राकृतिक चीज है वो खत्म न हो भी। क्लियर हुई बात। अगर ये डिस्टरबेंस कैसे होगा, आपको पता है कि डिस्टरबेंस, मान लो कि ए के बाद कोई चीज बी बन रही है, सी बन रही है और डी बन रही है। यदि हम ए को बी में कन्वर्ट होने से पहले ही सी को खत्म कर दें, तो अगर सी बनेगी उससे पहले फिर डी को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ए को भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ। जैसे हमने हिमालय वाली बात पढ़ी थी कि हिमालय पिघल इतना जल्दी रहा है जितना उस पर बर्फ नहीं जम रही। एक टाइम क्या आएगा कि हिमालय की जो ऊपर ग्लेशियर वो सारे पिघल जाएंगे और बर्फ वहां पे खत्म हो जाएगी, तो जितने भी आपके समतल मैदान है वो सारे रेगिस्तान में बदल जाएंगे, वहां पे जीवन मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम वैसे तो बोलते हैं इसको पारिस्थितिक प्रक्रम, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र भी। आप इकोसिस्टम में इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों के बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम की बुक नहीं आई है तो हमने इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट किया हुआ है। तो पारिस्थितिक है ना ये सिस्टम, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके कुछ कार्य हैं और इसकी कुछ सेवाएं हैं भी। सेवाएं मतलब हम कुछ चीज इसके उपयोग में लेते हैं, हमारे काम आता, वो कौन कौन सी है भी। नेचर हैज सम इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग भी, मतलब नेचर का कुछ एक स्वाभाविक क्या है, तरीका है काम करने का भी। जो प्रकृति है ना वो काम करती है कुछ न कुछ। जैसे हम पेड़ों के बारे में बात करें ना, पेड़ों का काम है स्वाभाविक क्या, ऑक्सीजन देना। वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ये स्वाभाविक उनका काम, वही बताया कि इनका कुछ काम है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वो हमेशा प्राकृतिक तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेस बेनिफिट ह्यूमंस वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विस। और जब ये जो सिस्टम है ना, ये इन कार्यों से जो प्रकृति के द्वारा होते हैं और मानव को उन कामों का लाभ होता है ना, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। सर्विस क्या होता है, सेवा, कि मानव की सेवा की है ऑक्सीजन बना के। क्लियर बात यहां समझ में आई आपको कि इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है। जब प्राकृतिक रूप से कोई भी प्राकृतिक चीज कोई भी काम करती है और उसका मानव लाभ उठाता है, उपयोग करता है, मानव को फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, और भी कोई चीज है क्या, हम और भी सोच सकते। जैसे ए फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर वाटर भी, एक फॉरेस्ट होता है ना तो वाटर को क्या करता है, फिल्टर करता है भी। अब कैसे, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉरेस्ट में बहुत सारे घास फूस होते हैं और भी होते हैं। जब पानी उसके बीच से निकलता है तो जो उसमें शुद्ध या मतलब जो भी उसमें फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस होता है, गहरा होता है, उसके अंदर से पानी जब निकलता है तो छन जाता है भी, ठीक है, फिल्टर हो जाता है। प्रिवेंट सोइल इरोजन, ये आपने पढ़ लिया कि वो क्या है, जो पौधों की जड़ें हैं वो क्या है, मिट्टी को बांध के रखती है और उसको मिट्टी के कटाव को नहीं होने देती। एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स को क्या है, आश्रय प्रदान करता है, रहने का स्थान प्रदान करता है। ये इकोसिस्टम के कार्य हैं भी। इकोसिस्टम के कार्य आपको समझ में आ गया कि जो इकोसिस्टम है ना, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो क्या क्या कार्य करता है, जो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ मैंने आपको बता दिए, जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, वाटर को फिल्टर करना, प्रिवेंट सॉइल इरोजन और प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स, ये उसके कार्य है। व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड एंड pollinated crops because of the forest, we are receiving ecosystem services from nature। और मैंने आपको बता दिया कि जब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। जब इकोसिस्टम के कार्य आपको पता है, फिल्टर करना, ऑक्सीजन देना, भूमि के कटाव को रोकना, ये तो इसके फंक्शन हो गए। और सर्विस क्या होती है, जब हम इनका बेनिफिट फायदा उठाते हैं तो ये इकोसिस्टम सर्विस हो गई। और एक वर्ड था यहाँ पे पॉलिनेटेड। पॉलिनेटेड वैसे होता है कि जैसे ये पौधा है, इसके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके जब दूसरा पौधा उगता है ना, इसको पॉलिनेटेड क्रॉप्स बोलते हैं भी।
अब देखिए कुछ है, ए मेच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे। इसने कहा कि एक जो मैच्योर पेड़ होता है ना, वो 275 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एक दिन में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना भी। और इसने कहा कि ये नहीं कि जरूरी कि 275 लीटर ही करे, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, वो पेड़ पे डिपेंड करता है कि आपका पेड़ किस प्रकार का है, भी छोटा है बड़ा है। कि ए ह्यूमन अबाउट्स नीड 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे। तो इसने कहा कि एक पेड़ तो 275 लीटर करता है अभी, और आदमी को कितनी चाहिए, 350 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में चाहिए, अप्रोक्सीमेट एवरेज लगाएं तो। ये अलग अलग आदमी पे डिपेंड होता है कि एक एवरेज आदमी की इसने बता दी, तो लेकिन अलग अलग आदमी जिसकी हाइट कम है, वजन कम है, या फिर हाइट बहुत ज्यादा, उसको कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज में दे दी इसने 350 लीटर ऑक्सीजन एक आदमी को चाहिए भी। ठीक है, और वो इसने बता दी कि ये जो मात्रा है ना, कोई कहेगा मुझे तो 400 लीटर चाहिए, जो मेहनत का काम करता तो उसको 400 या 450 लीटर चाहिएगी, जो बिल्कुल काम नहीं करता आलसी होता है उसको शायद 300 चाहिए, और उसकी हाइट वेट पे भी डिपेंड करेगा भी। क्लियर होगी ये चीजें, आपको याद रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 275 लीटर, और आदमी को कितनी चाहिए, 350 लीटर भी। अब आपको बताया, टेक ए स्मॉल रिसर्च स्टडी टू असेस द टाइप ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इन योर रीजन। तो आपको क्या करना है कि आपके चारों तरफ देखना है क्या रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा बना सके। आपके चारों तरफ कोई ऐसे सोर्स है नेचुरल का जो हम चारों तरफ बना सके भी, दोबारा से इसको तैयार करें, आपको अपने चारों तरफ उसको देखना। यू में डिस्कस विद योर टीचर, आपके टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। ओ एंड द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ योर स्टडी, जहां पे आप पढ़ते हैं उसका ज्योग्राफिकल एरिया में देखिए क्या कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं और दोबारा भी जल्दी से बना रहे हैं। तो आपके यहाँ पे एक पेड़ ही मिलेगा भी, और जैसे आपका जो आप फूड खाना बनाते हो अनाज है, वो भी क्या है, रिन्यूएबल है, हमने खत्म कर दिया, अगली बार हम फसल फिर उगा लेते, फिर आ जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, और दूसरा आपको देखना है आपके घर में भी मिलेगा, तो आप ध्यान से देखना। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में सारे बता दूंगा अभी। एंड सोर्सेज टू असेस द इंफॉर्मेशन दैट यू मे नीड, व्हाट हैज बीन द चेंज इन देयर स्टेटस ओवर टाइम। क्या उनके स्टेटस में, उनकी मात्रा में कोई चेंज आया, पहले बहुत ज्यादा होते हो अब कम हो गए हो, तो आपको चेक करना। मेक ए स्मॉल रिपोर्ट दैट आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द चेंज एंड व्हाट मे बी डन, और उसमें परिवर्तन क्यों हुए इसके लिए आपको एक रिपोर्ट बनानी है, और अब उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको बचाने के लिए। ये चीज क्लियर हुई। तो हमने कंप्लीट कर लिया है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनको हम थोड़े समय में दोबारा बना सकते हैं, वो आपके होते हैं रिन्यूएबल। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल भी, रिन्यूएबल। ये तो इतना आसान टॉपिक है कि आपको पढ़ने भर से आ जाएगा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो नए नए बने भी, नए तो बनेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स, बहुत लंबा टाइम इन्हें लगता है बनने में भी। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज देम। तो उसने कहा कि ये हमेशा नहीं चलेंगे, लंबे समय तक नहीं चलेंगे। हम इसको जिस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं उस रेट से प्रयोग करते गए तो दोबारा इनका इतने समय में ये दोबारा नहीं बन पाएंगे भी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इनको खत्म कर देंगे अगर इसी रेट से हमें, इसी क्वांटिटी में हम इनको प्रयोग करते रहे भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए भी, ये रिप्लेनिश्ड होता है दोबारा बनाना भी। फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम है भी, जीवाश्म ईंधन भी। एंड मिनरल्स एंड मेटल लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये क्या सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। इंडिया हैज सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कोल रिजर्व भी,
इंडिया के पास एक निश्चित मात्रा में कोयले का भंडार उपलब्ध है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वी माइन कोल टू मीट आवर ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी, तो हम जो कोयला है वो प्रयोग कर रहे हैं, हमें जिस मात्रा में चाहिए एनर्जी उसके लिए, जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतना हम कोयला यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, और एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो कोयले का यूज भी हम ज्यादा कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कहा इसने, बट इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स, और ये भी डिस्कस हो चुका है, अंदाजा लगा चुका है, अनुमान हो चुका है, अगर इसी रेट से हम कोल को कंज्यूम करते रहे, प्रयोग करते रहे, तो 50 साल के बाद इंडिया में कोयला नहीं बचेगा। The demand for electricity has been increasing as the population expand and development work accelerate। इसने कहा कि जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, वो बढ़ रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, और विकास कार्य जो हो रहे हैं, जो हम विकास कार्य आप देख रहे हैं, कितने उद्योग धंधे उद्योग बढ़ रहे हैं, कितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, और साथ में जनसंख्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो वैसे हम कोयले का उपयोग बढ़ा रहे हैं। टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शन बिकेम अवेलेबल वाइडली वी नीड टू यूज द कोल वी हैव जुडिशियली भी। तो उसने कहा कि जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ जाता भी, हमें कोयले का बड़े ध्यान पूर्वक प्रयोग में करना होगा। ये नहीं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और हम कोयले को ऐसा ही यूज करते जाएं और 50 साल बाद कोयला खत्म हो जाए और देश एक संकट में आ जाएगा। तो हमें कोयले को बड़े ध्यान पूर्वक क्या प्रयोग में लाना होगा भी। अगर ऐसे ही हम अंधाधुंध यूज करते गए तो कोयला खत्म हो जाएगा। और साथ साथ अब हमें करना क्या है कि हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए, अन्य उपाय जिनसे बिजली बन चुके और कोयले को हम लंबे समय तक चला सके। क्लियर हुई बात यहाँ पे? या फिर हमारे पास कोई अन्य ऑप्शन आ जाना चाहिए कोयला यूज करने का। ये बात क्लियर हुई आपको? अब क्वेश्चन तो यही रह गया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं भी। व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज दैट यू यूज डेली भी। कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है और आप डेली यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सोचिए, कोयला आप यूज करते हैं क्योंकि आप बिजली यूज करते हैं और बिजली किससे बनती है? कोयले से। डीजल पेट्रोल आप यूज करते हैं, आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो जो आपकी गाड़ियां हैं, स्कूल वैन्स हैं, या फिर पेरेंट्स बाइक पे छोड़ने आते हैं तो वो यूज होती है। व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, और इनके दूसरे सब्स्टिट्यूट क्या हैं? इनकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? जैसे सोलर लाइट आ गई। अब क्या आ गई? सोलर लाइट। गाड़ियां भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई जो सोलर लाइट से चलती हैं भी। What are some of the steps we can take to transition to renewable way? Renewable, क्लियर हुई बात यहां से? तो ऐसे क्या स्टेप हम ले सकते हैं जिससे कि हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ बढ़ जाएं भी। तो ये बातें आपको सोचनी है, आगे हम इसके बारे में ही बात करेंगे भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, कि किस प्रकार से इनका वितरण है, ये कहां कहां फैले हुए हैं और इनके क्या प्रभाव है। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस आवर प्लेनेट और इवन विद इन कंट्रीज भी। इसने कहा जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो ये नहीं है कि एक बैलेंस मात्रा में है भी, ये कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। इवन मतलब, इवन का मतलब होता है कि बिल्कुल समान रूप से भी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा इनका? अनइवन। क्या है? अनइवन, विषम रूप से। कहीं पे लोहा ज्यादा है, कहीं पे चांदी ज्यादा है, कहीं पे कोयला ज्यादा, कहीं पे क्या है, मतलब ये पूरी तरह से समान रूप से वितरित नहीं है। This uneven distribution shapes human settlements, trade patterns, international relations and conflicts too। तो इसके कारण क्या होता है? इस अनइवन वितरण के कारण
क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो ये हो सकता है आपका कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहां पे संसाधन ज्यादा होंगे वहां पे ह्यूमन ज्यादा रहेगा भी, ज्यादा बचेगा भी, क्लियर हुई। उसके बाद ट्रेड पैटर्न्स की, व्यापार किस प्रकार से होगा, जहां पे ये संसाधन ज्यादा होंगे उसके नजदीक ही आपके क्या व्यापारिक चीजें बनेंगी भी। इंटरनेशनल रिलेशंस, जो आपसी देशों में है ना संबंध, वो भी कारण बनते हैं इनका, संसाधनों के कारण कोई देश किसी से कोई संसाधन लेना चाहता है, ये चार चीजें होती हैं। और कन्फ्लिक्ट्स, कई बार संघर्ष भी हो जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं संसाधनों के लिए कि ये जमीन का टुकड़ा, इसमें संसाधन तो हर देश उसको प्राप्त करना चाहता है, आपसी पड़ोसी दो देशों के बीच में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, लड़ाई हो जाती, युद्ध हो जाता है भी। ये बता रखा मैनी वार्स हैव बीन फोर्ट एंड कंटिन्यू टू बी फोर्ट, और कई बार लड़े गए हैं भी, युद्ध लड़े गए हैं संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, कि मान लीजिए ये देश ए है और ये बी है और यहाँ पे कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे पेट्रोल है, तो ये देश भी इस पे कब्जा करना चाहता है, ये देश भी कब्जा करना चाहता है, तो उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है। यही बात इसने बताई है कि और आगे भी लड़े जाएंगे। एंड गेन कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल प्राप्त करने के लिए ये क्या है, आपके सारे जो युद्ध हैं ये लड़े जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इराक और ईरान का युद्ध हुआ था, वो किस लिए, तेल के लिए होता था। अमेरिका देख लीजिए, जो आपके इराक ईरान है, इनमें संसाधन, अमेरिका जो देश है वो संसाधनों के लिए किसी दूसरे देश पे हमला करता है, ये बात आप ध्यान रखना भी। उसकी एक ही इच्छा है कि मैं किस तरह से इस देश के संसाधनों को हायर करूँ। ये देखिए भारत में कुछ दे रखा है भी, मैप दे रखा है, तो ये निशान कोयले का है, ये ऑयल का है, ये आयरन ओर है, ये बॉक्साइट है। तो ये आप देखिए कि कहाँ कहाँ है, ये आप बुक में पढ़ लेंगे भी, कि जैसे ये अंकलेश्वर है, क्लोल है, बेसन है, मुंबई आई है, चंद्रपुर दुर्ग है, ये सब क्या आपको निशान देखते हैं ना, आयरन ओर का ये निशान, ये सारे हैं। ये किंजर है, मायाबुजन है, रानीगंज, ये कोयले के निशान है, ब्लैक वाले कोरबा, बोकारो, ठीक है। और ये आपके आयरन के हैं भी, चित्रदुर्ग है, बेलार है, टुमकुर है, और ये कंदरमुख है। इन सब को आप पढ़ लोगे बुक में, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कि आपको देखना कौन से कहाँ है भी। ऑब्जर्वेशन, ये मैप में आपने पढ़ लिया भी। तो अब ये देखिए क्या सारी जगह सही पे, ये जो प्लेन एरिया यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोयला नजर आ रहा है, यहाँ पे लोहा नजर आ रहा है, यहाँ पे बॉक्साइट मतलब ये एल्युमिनियम वाले हो गए, लोहे वाला हो गया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पूरे भारत में तो एक जैसे नहीं है, तो इसी को बोला गया है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। बात आपको समझ में आ रही है? अब यहां तक पहुंच गए हो देखते देखते, तो मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है और आपका चैनल सब्सक्राइब करने का हक बनता है। पसीना आया हुआ आप देख सकते हैं। हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं कि मैं ऐसे एयर कंडीशन कमरों में बैठ के आपको पढ़ाएं। कभी दिखाऊंगा मैं आपको ये अपना छोटा सा रूम, तो आप तब देखेंगे कि कितनी हालत में हम आपको पढ़ाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जैसा मुझे पढ़ाना आता है वैसा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमेशा पढ़ाऊंगा। अब क्या है कि इंडस्ट्री लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल पीपल। नेचुरल रिसोर्सेज है उसके नजदीक उद्योग लगेगा, क्योंकि उन्हें जैसे किसी कंपनी को कोयला चाहिए तो जहां कोयला निकलता है उसके नजदीक वो कंपनी लगा लेंगे। इसके कारण क्या, उन्हें कोयला दूर से नहीं लेके आना पड़ेगा और वहां फैक्ट्री लगेगी, तो वहां के जो आसपास लोकल पीपल है उनको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टाउनशिप ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू। वहां पे चारों तरफ क्या हो जाएंगे, नगर बस जाएंगे और भी आर्थिक जो क्रियाएं मिलेंगी, आर्थिक चीजें जैसे मॉल बनाना, कोई बिजनेस करना, कोई दुकान खोलना, वो सारी चीजें भी लोग वहां पे करने लगेंगे। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकेम एसेसिबल। और वहां पे जो सुविधाएं है ना वो बढ़ती जाएंगी भी, क्योंकि रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, और मॉल खुलेंगे, सड़कें बनेंगी, रेल लाइनें बिछेंगी, तो सारी सुविधाएं वहां पे मिल जाएंगी भी। हाउएवर दीज बेनिफिट्स आर ऑफन अकम्पेनिड बाय कॉस्ट।
इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म भी, तो इनके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी भी, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लंबे समय के दौरान। वी हैव एग्जाम्पल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्सेज एरियाज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स टू फैसिलिटीज। तो उसने कहा कि इसका नुकसान क्या है, फायदे आपने पढ़ लिए। इसमें कहा कि कई बार क्या है कि जो लोग रहते हैं उनके आसपास, उनको अपने स्थानों को छोड़कर, अपने जो जगह है उसको छोड़कर जाना पड़ता है। अब देखिए ये जगह है, यहाँ पे कोयला, यहाँ पे ये आदमी रहते हैं, तो ये जब इसकी खुदाई होगी तो इन्हें अपना ये स्थान है ये छोड़कर जाना पड़ेगा भी। ये बात आपको समझ में आई, ये इसके नुकसान है भी। डेवलपमेंट्स इन सम देयर सेक्रेड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स भी। तो इसके कारण क्या था, कुछ उनके जो धार्मिक स्थान है ना, वो भी क्या है कि खतरे में आते हैं, ठीक है, और वहां पे संघर्ष लड़ाइयां हो जाती हैं भी, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं वो जियोग्राफिक लोकेशन पे डिपेंड करते हैं कि वो स्थान जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहां पर निकलता है भी। क्लियर आई बात आपको समझ में कि वो किस पे, आगे हम पढ़ेंगे भी। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल दीज कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक द wood steel. As we know, trade fueled the development of a large empire in India भी। तो इसने देखिए क्या बताया है कि कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज भी, ह्यूमन नॉलेज और स्किन के साथ दीज क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट भी, कि शानदार प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक द वुड स्टील। जो आपका वुड स्टील है वो शानदार प्रोडक्ट है, शानदार एक रिसोर्स है। As we know, trade fueled the development of large empires in India भी। तो जो था जिसके कारण क्या हुआ कि ट्रेड के कारण ही एक जो लार्ज डेवलपमेंट एम्पायर था वो विकसित हुआ, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, इन्हीं रिसोर्सेज के लिए, आप जिसको ब्रिटिश बोलते हैं, अंग्रेज, ठीक है। बाकी बहुत सारे आए थे, आपके मुगल भी आए थे, लेकिन ब्रिटिश को इसने मेनली यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर ये चीजें आपको। तो एक बार मैं देख लेता हूं, कुछ ये बाकी है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, या फिर एक पार्ट आपको और लेना पड़ेगा क्योंकि लेसन है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका एक पार्ट और करवाना पड़ेगा। अभी लेसन बचता है तो 30 मिनट आपके यहीं पे खत्म होते हैं। अगर 5-10 मिनट में कंप्लीट होता तो मैं कंप्लीट करवा देता। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।